सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। और आज शुरू करेंगे जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण पर प्रश्न। और इसको दो भाग में हम लोग करेंगे, दो पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। और बढ़िया से समझ के करेंगे क्योंकि प्रश्न ही करना मेन है। थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, दो पार्ट में हम दो लेक्चर में थ्योरी लिए थे। दोनों लेक्चर को जाके देखिए, सीखिए और फिर जो है क्वेश्चन पे आइए और क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से टैकल करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक हैं, ठीक है। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए, ध्यान रखिएगा अनियंत्रित की बात हो रही है, नियंत्रित की बात नहीं हो रही है। तो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं? देखिए जितने भी कीवर्ड हैं सारे हम डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उतना उस तरीके से हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एक ही बात को बार बार कहना भी क्या होता है, जो हमारे बहन जो है देख रही हैं वीडियो को, उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो आप पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आप जो है इसको आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक हैं, तो क्या है? बाल विवाह, विवाह का अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति की अधिक महत्व, ठीक है। देखिए ये सभी हैं। बाल विवाह में क्या होता था कि बालक तो बालक होता है, उसको क्या पता, परिवार नियोजन क्या होता है, वो क्या करता है, जनसंख्या बढ़ाता जाता है अनियंत्रित तरीके से। विवाह की अनिवार्यता क्या है कि विवाह करना ही करना है, ठीक है। अगर कुछ लोगों का विवाह न करने का मन होता तो क्या होता, कुछ जनसंख्या कम ही होती। पुत्र प्राप्ति का अधिक महत्व क्या है कि एक पुत्र को पाने के लिए जो है लोग 5-5, 4, 6-6, 7-7 जो है बच्चियों को पैदा कर देते हैं। तो क्या होता है, अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ने का कारण हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में आते हैं, देखिए। अशिक्षा एवं बाल विवाह, बिल्कुल अशिक्षा होगा तो और बाल विवाह हो जाएगा तो क्या होगा, परिवार नियोजन करने में समस्या आएगी क्योंकि ज्ञान की कमी होगी। विवाह की अनिवार्यता बता चुके हैं। पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देना हो चुका है। गर्म जलवायु तथा पश्चिमी प्रभाव, ठीक है। गर्म जलवायु में क्या है कि देखिए गर्म प्रदेश के लोग जो होते हैं ठंडे प्रदेश की अपेक्षा अधिक कामुक होते हैं, ठीक है, अधिक कामुक होते हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ता वहाँ ज़्यादा। और पश्चिमी प्रभाव मतलब क्या है, पश्चिमी में क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा, यौन संबंध को, इस सब चीज़ को बहुत बढ़ावा देते हैं वो लोग। तो इस चीज़ को क्या करते हैं लोग, तो उस चीज़ को, वो वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में आ रहा है, तो क्या होता है, उससे क्या हो रही है, अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ रही है। परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी का अभाव, बिल्कुल अभी भी जो अशिक्षित लोग हैं वहाँ पे परिवार नियोजन के संसाधनों की क्या है, जानकारी की कमी है। शरणार्थियों का आगमन मतलब कि जैसे बांग्लादेशी आ गए हमारे यहाँ बस गए, फिर से पाकिस्तान से आ रहे हैं लोग, कुछ हिंदू बस रहे हैं, अफगानिस्तान से आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका का अवधारणा का उपयोग किसने किया है, ठीक है। सामाजिक कोशिका का अवधारणा का उपयोग किसने किया है, तो ये किए हैं ए ड्यूमा साहब, ठीक है। तो जनसंख्या अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका के अवधारणा का उपयोग कौन किया है, ए ड्यूमा साहब किए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या की रचना करता है, तो कौन करता है, उपयुक्त सभी। देखिए जनसंख्या की रचना का मतलब है कि जनसंख्या पर इफेक्ट डालता है, तो जन्म और मृत्यु तो बिल्कुल डालता है, ठीक है, पढ़ चुके हैं। लिंग अनुपात भी डालता है और देश देशांतर की दशा, देखिए सॉरी देशांतर की दशा, ये पृथ्वी है, ये विषुववृत्त है, ठीक है। तो जितना ऊपर जाएंगे, देखिए तो क्या होगा, अब क्या होगा, ऊपर जाने से क्या होता है, ठंड बढ़ रही है, तो ये ध्रुव है, यहाँ पे क्या होती है, जनसंख्या बिल्कुल 0 के बराबर होती है, क्योंकि इतनी ठंड है कि वहाँ जनसंख्या जो है निवासी नहीं कर पाती। और एक और बात, जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम कंडीशन होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या कम होने के चांसेस होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो देशांतर के साथ क्या बढ़ रही है, ठंडी कम हो रही है, इधर भी ठंडी कम हो रही है, तो क्या होगा, जनसंख्या घटेगा। और एक्सट्रीम कंडीशन पे जैसे विषुववृत्त भी क्या होती है, जनसंख्या बहुत विरल मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा रेगिस्तान है, तो वहाँ भी जनसंख्या घनत्व क्या होगा, कम होगा। जहाँ भी एक्सट्रीम कंडीशन वाला मौसम होगा वहाँ क्या होगा, जनसंख्या कम पाई जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं
समर्थक हैं। अनुकूल मतलब कि उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन सपोर्ट करते हैं? तो सी, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, कार्ल सैंडर्स एंड डाल्टन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एडविन कैनन, रॉबिन्स, कार्ल सैंडर्स, डाल्टन जनसंख्या के अनुकूल सिद्धांत के प्रवर्तक एवं समर्थक हैं। यह सिद्धांत दो महत्वपूर्ण मान्यताओं पर आधारित है। सर्वप्रथम यह माना जाता है कि देश की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है, ठीक है। ये क्या मानते हैं कि देश की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है। दूसरे यह माना जाता है कि जैसे जैसे किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, स्टॉक और प्रौद्योगिकी भी अवस्थिति में अपरिवर्तन रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है, ठीक है। किससे की जाती है? तो डी, मतलब कि जनसंख्या को वृद्धि में निर्धारित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? बिल्कुल जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है और देशांतर गमन द्वारा भी, ठीक है। ठीक है, मतलब देखिए जननांकिकी वह विज्ञान है जिसमें जनसंख्या का आकार, संगठन, भौगोलिक विस्तरण और उनमें मृत्यु दर, जन्म मृत्यु, विवाह एवं देशांतरण गमन के कारण होने वाली परिवर्तन को सांख्यिकीय एवं गणितीय अध्ययन करता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जननांकिकी का वह विज्ञान है कि जनसंख्या का आकार किस पे? संगठन पे, भौगोलिक वितरण पे, उनके जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरण गमन मतलब कि एक देश से दूसरे देश जाना, इसकी बात हो रही है। होने वाले परिवर्तन क्या का सांख्यिकी एवं गणितीय अध्ययन करता है। अब देखिए क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग हट के बता दिया है उन्होंने। जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है, तो आंसर तो सही है बिल्कुल कि जन्म दर से होती है। जन्म अधिक होगा, मृत्यु कम होगा तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी। जन्म अधिक होगा, जन्म कम होगा, मृत्यु अधिक होगा तो जनसंख्या घटेगी। सेम टू सेम वही फैक्टर इसमें काम करेगा। देशांतर गमन का मतलब क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में जाना हमेशा के लिए, ठीक है। तो क्या होगा? उससे जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी, जिसे प्रवास कहते हैं, ठीक है। हमारे देश में जो है बांग्लादेशी लोग बहुत आ रहे हैं और हमारी जनसंख्या को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। माल्थीसियन नियंत्रण को अन्यथा कहा जाता है, ठीक है। माल्थीसियन नियंत्रण को अन्यथा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यह है बी, सकारात्मक नियंत्रण। क्या कहा जाता है? सकारात्मक नियंत्रण। और इस माल्थीसियन साहब को बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप, ये जो है जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माल्थियस साहब। देखिए जनसंख्या सिद्धांत को माल्थस ने अपनी पुस्तक एन एस्से ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रस्तुत किया है कि जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर रूप से ज्यामितीय होती है, किंतु संसाधनों में वृद्धि क्या होती है? अंकगणितीय रूप से होती है। मतलब कहने का मतलब है, इनका कहना है कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है, लेकिन संसाधन उस हिसाब से वृद्धि नहीं करता, बहुत कम रेट से वृद्धि करता है। जनसंख्या गुणोत्तर वृद्धि करती है, मतलब कि गुणात्मक में 2 गुना 3 गुना 4 गुना पर जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन उस हिसाब से संसाधन नहीं बढ़ता है, ठीक है। अतः अनिवार्यतः वास्तविक जनसंख्या वृद्धि को संसाधन की अपर्याप्तता द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अतः अनिवार्यतः वास्तविक जनसंख्या वृद्धि को संसाधनों की अपर्याप्तता द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। यह नियंत्रण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए एक सकारात्मक नियंत्रण है, मतलब क्या करती है? प्रकृति क्या करती है? इसमें बीमारी, भूख, बाढ़, अकाल आ जाएगा, युद्ध आदि कारण से क्या होगी? मृत्यु सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा? प्रकृति जो है कैसे भी एडजस्ट करेगी कि संसाधन क्या होगा? संसाधन कम है तो एडजस्ट करके क्या करेगी? जनता को किसी न किसी रूप में मृत्यु की तरफ लेकर जाएगी। तो उसमें बीमारी आएगी, भूख आएगी, बाढ़ आएगी, अकाल आएगी, युद्ध आदि जो है कारण मृत्यु को सम्मिलित किया गया है। निरोधात्मक नियंत्रण में क्या है? इसमें विलंब विवाह, ब्रह्मचर्य, विलंब विवाह मतलब क्या? बाल विवाह नहीं, मतलब एक उम्र के बाद विवाह, परिवार नियोजन आदि साधनों का प्रयोग किया गया। निरोधात्मक मतलब होता है कि रोकना, ठीक है। सकारात्मक मतलब कि प्रकृति ये काम कर रही है रोकने के लिए, जनसंख्या को, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है? ठीक है, तो यह है सी, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है? देखिए श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश अवैध है, जो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में उल्लेखित है। अतः इस कारक जो जनसांख्यिकी में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखिए अप्रवासन है, प्रजननता में लगातार कमी, जरा उग्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार की अभाव, ठीक है। ये सब जो है जनसंख्या पर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन ये श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश से क्या मतलब? जनसंख्या के
इफेक्ट पड़ने पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। 8वां पे जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होगा डी, 5 स्तरों से गुजरती है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग थ्योरी में पढ़ भी चुके हैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका। जनसांख्यिकी संक्रमण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वारेन एस थॉमसन 1929 और बाद में इसके सैद्धांतिक रूप से विकसित करने का श्रेय फ्रैंक डब्ल्यू नोस्टिन 1945 को जाता है, ठीक है। इसके ज़्यादा इन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक और चीज़ है कि मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मैं जो है इन सब चीज़ों को बता चुका हूँ पिछले दोनों लेक्चर्स में। आप जाइए उनको देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन को करेंगे और कैसे टैकल कर रहे हैं उस चीज़ को बस ध्यान देना है, ठीक है। तो जनसांख्यिकी संक्रमण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? वारेन एस थॉमसन साहब किए थे, बाद में जो है इस पर ये भी काम किए हैं। देखिए बाद में ये सब जो है पॉइंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है तो अभी याद भी नहीं कर पाएंगे। मेन क्या पॉइंट है मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समाज का जनसंख्या वृद्धि 4 चरणों में नहीं 5 चरणों में, ठीक है। ये यहाँ पे गलती हो गया है, कितने चरणों में? 5 चरणों में है। उच्चतम प्रजननता है, ठीक है, उच्चतम मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता के तथा जिसके बाद होने वाला पिछड़ा जाता है, ठीक है। अब 5 अवस्थाओं को हम लोग बात कर लेते हैं, जिसके बारे में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किए थे कि उसमें क्या होगा। पहले चरण में उच्च जन्म दर होगा, उच्च क्या होगा? मृत्यु दर होगा। साथ ही धीमी जनसंख्या वृद्धि की अवस्था, इसे जनसंख्या की अस्थिर अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिर अवस्था इसलिए कहते हैं कि हो सकता है जन्म दर उच्च तो है, मृत्यु दर क्या है? भी उच्च है। मतलब कि जन्म ले रहे हैं लोग ज़्यादा, मर भी रहे हैं लोग ज़्यादा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कभी ज़्यादा मर भी सकते हैं, कभी ज़्यादा जो है जन्म भी ले सकते हैं। तो इसलिए क्या है? जनसंख्या की अस्थिर अवस्था है। दूसरा क्या है? उच्च जन्म दर तथा घटती मृत्यु दर। मतलब क्या है? जो इसमें साफ सफाई की व्यवस्था आ गई थी, थोड़ा सा मेडिकल का भी हल्का सा सुविधा आ गया था, तो इसमें क्या हो गया था कि मृत्यु दर घट गया था। इसे जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था कहते हैं। मतलब इसमें क्या हो गया था? जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जनसंख्या के बहुत तेज़ी से बढ़ना, जिसको हमारे संसाधन क्या कर ना पाए, उसको संभाल ना पाएँ, उस जनसंख्या को संभाल ना पाएँ, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति से संबंधित अवस्था। जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति से अवस्थित संबंधता, इस अवस्था में जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है तथा मंद गति से बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या सोचने लगती है कि अरे जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे संसाधनों पे क्या पड़ रहा है, बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। अब जनसंख्या को धीरे धीरे क्या किया जाए? स्थिर किया जाए, रोका जाए, धीरे धीरे स्थिर किया जाए। तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती तो है, लेकिन बड़ा धीरे गति से बढ़ती है। चौथे में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि को स्थिर अवस्था हो जाती है। मतलब कि लगभग जो है जितने लोग पैदा होते हैं उतने लोग क्या करते हैं? उतने लोग मरने लगते हैं, मतलब स्थिर अवस्था में रहती है। और 5वां पॉइंट पे आते हैं, इस अवस्था में न्यूनतम मृत्यु दर, जबकि पारिवारिक संस्थाओं एवं विवाह जैसे मूल्यों का पतन के कारण जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि मृत्यु दर क्या होगा? इसमें मृत्यु दर अधिक हो गया। क्यों? क्योंकि पारिवारिक पतन होने लगा है, ठीक है। लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, एक दूसरे को जो है वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और इसमें मृत्यु दर क्या हो गया? अधिक हो गया है। देखिए जैसे जापान की स्थिति, जापान में क्या है? लोग काम करने के लिए काम के पीछे इतने भागते हैं, इतने वो महत्वाकांक्षी हैं कि लोग शादी नहीं करते हैं कि अरे कहाँ हम समय दे पाएंगे। और उनकी स्थिति ये है कि आज जो है बूढ़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है उनके, और वो सरकार को चिंता का कारण बनेगा कि मरेंगे तो हमारे यहाँ कौन जनसंख्या काम करेगी। लोग शादी नहीं करते वहाँ की, जो है इतने महत्वाकांक्षी हैं कि हम शादी कर लेंगे तो काम कौन करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? जनसंख्या क्या होगी? घटेगी। जनसंख्या क्या होगी? घटेगी, जब शादी नहीं करेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत का किनसे संबंधित है? ठीक है, किनसे संबंधित है? सी से। जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किससे है? माल्थस और केस से, ठीक है। देखिए जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत व जनसंख्या का सापेक्ष सिद्धांत किससे है? माल्थस एवं कार्ल मार्क्स से, ठीक है। ये निरपेक्ष वाले हैं और ये सापेक्ष वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत में से कौन संबंधित है? ठीक है, तो कौन संबंधित है? डी, दुर्किम है, ठीक है। दुर्किम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। ये कहते हैं कि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क किससे है? जनसंख्या घनत्व की। वहाँ जनसंख्या जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी जनसंख्या रह रही है, इसके अनुसार जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का कारण बन जाता है। मतलब कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो श्रम विभाजन का क्या होगा? विकास होगा। श्रम विभाजन क्या होगा? विकास होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं। जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। जैविकीय सिद्धांत की बात कौन करते हैं, तो कौन करते हैं, ये स्पेंसर साहब करते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक और समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में जनसंख्या के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसका प्रतिपादन किया है, जनसंख्या के जैविक सिद्धांत का, द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में, ठीक है। बायोलॉजी से याद कर लीजिएगा जैविक सिद्धांत, ठीक है, बायोलॉजी जैविक सिद्धांत, ठीक है। स्पेंसर ने तर्क दिया कि जीवन की जटिलता बढ़ने से फ्यूकंडिटी कम होती है। इसका मतलब क्या है कि जीवन की जटिलता बढ़ने से क्या होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, उत्पादकता कम होती है, उत्पादकता, इसका मतलब होता है उत्पादकता, ठीक है। सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वीडियोज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। भारतीय प्रसंग में मतलब भारतीय लोगों के हिसाब से मलिन बस्ती में जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसको क्या बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण गरीबी का विस्तार बताती है। कि देखिए, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि से ग्रामीण गरीबी के विस्तार का पता चलता है, ठीक है। ग्रामीण गरीबी का जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। सभी बहनों से निवेदन है, कृपया करके सभी ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं और मैं सारा ऑप्शंस पढ़ता हूं तो कम से कम 15 से 20 मिनट वीडियो जो है और लंबी हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप लोगों को ऑप्शंस पढ़ लेने हैं, फिर जो है आंसर करने हैं, आंसर पर ध्यान देना है, बिल्कुल एकदम कान खोल के सुन लीजिए कि सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचते हैं कि थोड़ा सा छोटी वीडियो जो बने, लेक्चर थोड़ा सा आपका समय बचे। भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको जरूर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि जो है आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे आप लोग। नहीं क्या लिखा है कि हाँ लिखा है, क्या है ये देखिए। भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। देखिए, इन सब पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, ठीक है। इसमें जो है जागरूकता पैदा नहीं किया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारत में जनसंख्या शिक्षा में शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। और जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए मुख्य उपाय तैयार करना किया गया है, इस पर भी काम। जनसंख्या नीति संबंध में ज्ञान सृजित करना, यह भी काम किया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नहीं ध्यान रखिएगा। 15वां क्वेश्चन पे आते हैं। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया का चयन करें। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया का चयन करें, तो कौन किसका प्रयोग करें कि स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। अस्थायी मतलब क्या होता है कि जनसंख्या रुकी रहे, जनसंख्या की जो है रुकी रहे, इससे अधिक बढ़े ना, इससे अधिक घटे ना, जनसंख्या स्थिर रहे। तो क्या होगा उसमें, उस प्रक्रिया में क्या होगा कि स्थिर जो है जन्म दर हो, उतना ही लोग मरे, मतलब जितने लोग जन्म ले उतने ही लोग मरे, तो क्या होगी, जनसंख्या हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। स्थायी जनसंख्या संरचना में अशोधित जन्म और मृत्यु दर लंबे समय तक क्या रहती है, स्थिर बनी रहती है। प्रत्येक उम्र वर्ग में लोग जो है प्रतिशत स्थित, और प्रत्येक वर्ग के लोगों का स्थिति भी क्या रहता है, समान रहता है। आप थोड़ा सा ध्यान लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई जब सब लोग जन्म ले रहे हैं और उस उम्र के लोग मर जा रहे हैं, तो फिर ये एक उम्र के बाद ये 10 साल के होंगे, फिर पिछला जन्म लेगा, फिर जो है जो 60 साल का होगा वो मर जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस हर वर्ग के लोग जो है इसमें समान मात्रा में पाए जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब इनका ये है। उत्प्रवास संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, तो उत्प्रवास किससे संबंधित है, जनसंख्या से, बिल्कुल। देखिए, उत्प्रवास का पहले मतलब समझ लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा कि उत्प्रवास क्या होता है। अपने देश में बाहर दूसरे देश में जाकर बसने की क्रिया क्या होती है, उत्प्रवास कहलाती है। मतलब एक देश से दूसरे देश में जाकर बसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्प्रवास कहलाती है। निवास की अवधि के अनुसार उत्प्रवास 2 प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। एक स्थायी होता है, क्या होता है, एक अस्थायी होता है। अस्थायी क्या होता है, प्रवास व्यक्ति देश से बाहर 1 वर्ष से अधिक समय तक के लिए जाता है। 1 वर्ष जब अधिक समय के लिए जाएगा तो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा 1 वर्ष से। जबकि अस्थायी में क्या होता है, उत्प्रवास में 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जाता है, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए, ठीक है इसमें। परंतु इसमें दूसरे देश से व्यवसाय आवश्यक होता है। क्या होता है कि दूसरे देश से व्यवसाय कर दें तभी जो है आप मतलब होता है। उत्प्रवासियों में पर्यटक के कुछ समय जो है के लिए जाने वाले व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। मतलब कि जैसे आप 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए घूमने फिरने जा रहे हैं, हनीमून मनाने जा रहे हैं, तो जो आपके लिए जो है उसमें नहीं किया जाएगा कि आप जनसंख्या बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ठीक है, आपकी काउंटिंग नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जननांकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन जो है कौन सी संस्था भारत को जननांकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो कौन करती है? ये करती है ए और बी दोनों, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी करती है और अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष भी करती है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी करती है और अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष भी करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन व अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष जो है द्वारा जननांकी अध्ययन हेतु भारत की सहायता प्रदान करती है, ठीक है। चलिए 2 मिनट जो है थोड़ा सा कैसे तैयारी करें इस पर बात कर लेते हैं, बस 2 मिनट लेंगे आपका समय। देखिए क्या करना है आपको, मटेरियल को सीमित रखना है। क्या करना है? मटेरियल को जो है मटेरियल को बिल्कुल सीमित रखना है। सीमित कितना? आपके कोर्स के हिसाब से हो, बिल्कुल आपके कोर्स के हिसाब से हो, ठीक है। और उसको कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज करना है। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, 10 से 15 बार रिवाइज करना है। जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसको कम से कम 3 से 4 बार सुन जाइए और लास्ट टाइम जो है एक बार ऑडियो की तरह सुन जाइए। और बाकी जो आप किताब प्रीफर किए हैं उसको भी पढ़िए और रिवीजन पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। रिवीजन ही, मैं बार बार कहता हूँ कि रिवीजन कहिए या अभ्यास कहिए, अभ्यास ही किसी भी क्षेत्र में, खाली पढ़ाई क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में अभ्यास ही सफलता का जड़ है। एक बात ध्यान रखिएगा, अभ्यास ही सफलता का जड़ है। और किसका अभ्यास? पूरे सिलेबस का अभ्यास, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन व अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष जो है द्वारा जननांकीय के अध्ययन हेतु भारत को सहायता प्रदान करते हैं। ये हो चुका था, दोबारा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, हमारा भी अभ्यास हो गया। 17वां, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया है? निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध, मतलब कि एक दूसरे से श्रम विभाजन को संबंध बताया है। जनसंख्या घनत्व को और श्रम विभाजन को संबंध बताया है। किसने बताया है? तो बताए हैं दुर्खिम साहब। देखिए दुर्खिम साहब क्या कहते हैं। दुर्खिम का मत था कि प्राचीन समाज में श्रम विभाजन स्पष्ट नहीं था, ठीक है, और समाज सरल था। सामाजिक आवश्यकताओं की कमी, सामाजिक आवश्यकताएं कम थी, बिल्कुल कम थी। रोटी कपड़ा मकान से मतलब था। आज क्या है? आज सुख सुविधाओं की हज़ारों चीज़ें हैं दुनिया में, ठीक है। दुनिया में हज़ारों सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं और उसके लिए लोग क्या हैं? पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इसमें समाज के अंगों का कार्य सीमित था। क्या था? समाज के अंगों का कार्य सीमित था, बिल्कुल। जैसे जैसे जनसंख्या में हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, वैसे वैसे श्रम विभाजन की और विशिष्टीकरण की भी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। मतलब कि जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ा, हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी, वैसे वैसे क्या होगा? श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, मतलब कि खास तौर का श्रम विभाजन होने लगा। खास तौर की श्रम विभाजन होने की आवश्यकता भी पड़ी, ठीक है। इससे समाज के अंगों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ने लगी, बिल्कुल। जब देखिए मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि एक सिंपल इंसान है, ठीक है। मान लीजिए कि क्या है, ये अध्यापक साहब हैं, तो इनको किससे काम है? इनको जो है नाई से काम है, दाढ़ी बनवाएंगे। इनको जो है जो किराना का दुकान है उससे जो है किराने के दुकान वाले से काम है, ठीक है। इनको जो है सूज वाले से भी काम है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक आदमी को जो है, इनको जो है ट्रेजरी से भी काम है, वहाँ से उनका क्या आता है? बिल आता है, सैलरी आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनका जो है एक आदमी का हर आदमी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसको नाई को भी इससे काम है, किराने वाले को सूज से भी काम है, सूज वाले को भी नाई से काम है। कहने का मतलब ये समाज जो है एक दूसरे पे क्या है? बिल्कुल निर्भर है। हर इंसान को हर इंसान से किसी ना किसी रूप में काम है, ठीक है। आज नहीं तो कल है। तो इसी को कहते हैं कि समाज का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। समाज के पैसे का बंटवारा हो गया और उसमें विशिष्टीकरण आया, ठीक है, स्पेशलाइजेशन आया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो बिल्कुल सबको पता है कौन है? चीन है। बस 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। उसके बाद भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। मतलब तीसरे पे कौन है? अमेरिका है। चीन विश्व में जो है जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 18.72% है। भारत में 7.5% है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2023 में कौन हो जाएगा नंबर 1? 2023 में भारत जो है नंबर 1 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का सर्वे जो है कह रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 5000 जनसंख्या से कम वाली बस्ती को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? ग्रामीण। अगर कहें कि जनसंख्या 5000 से कम है तो क्या कहेंगे कि वो गांव है। ग्रामीण समाज जहां 5000 से कम बस्ती वाले लोग हैं रहते हैं, उसे ग्रामीण या गांव समाज कहते हैं।
एक जनगणना नगर का न्यूनतम जनसंख्या कितना होता है? 5000 होता है। पुरुष जनसंख्या 75% गैर कृषि में संलग्न होती है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पर होता है। मतलब कहते हैं, कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण में जो लोग हैं 75% से अधिक जो है 75% लगभग क्या होते हैं, जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है, लगी होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन जो है जो जन्म और मृत्यु दर के स्तर को निर्धारित करता है? महत्वपूर्ण कारक की बात हो रही है। देखिए सब लोग करते हैं लेकिन महत्वपूर्ण कारक की बात हो रही है। देखिए जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म और मृत्यु दर के स्तर को निर्धारित करता है? तो क्या करता है? सी, आयु घटक। जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में आयु घटक जो है जो जन्म और मृत्यु दर के स्तर को निर्धारित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। भारतीय समाज को 6 व्यापक प्रजातियों समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? तो किसने वर्गीकृत किया है? BS गुहा ने किया है। ठीक है, BS गुहा ने भारतीय प्रजातियों को 6 भागों में बांटा है। बस याद कर लीजिए कि कौन से 6 भागों में बांटा है, बस याद कर लीजिए, ठीक ना। किसने? BS गुहा ने। ये याद करने की जरूरत नहीं है। निग्रिगेटो, आर्द्र ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड, पूर्व मंगोलॉयड, पश्चिमी चौड़े सिर वाले प्रजातियाँ और नार्डिक प्रजातियाँ। ठीक है, इतने प्रजातियों में उन्होंने क्या किया है? बांट दिया है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? मतलब किस वर्ष किस वर्ष वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? तो कब है? 2030 में। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो एक कर्मशील जनसंख्या है वो कम होने वाली है इंडिया में। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार आने वाले 2 दशकों में भारतीय जनसंख्या का वृद्धि दर तीव्र गिरावट आई है। ठीक है, तीव्र तेजी से घट रही है, सही बात है। साथ ही कुछ राज्य वर्ष 2030 तक वृद्ध समाज की स्थिति की ओर बढ़ने लग रहे हैं। मतलब वहाँ पे क्या होगा? बूढ़ों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का अनुपात कहलाता है। ठीक है, प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जरण सूचकांक। क्या कहलाता है? जरण सूचकांक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एजिंग इंडेक्स माने कि जरण सूचकांक कहेंगे एक विशिष्ट आबादी में 15 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से या उससे अधिक उम्र की प्रति 100 व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप कहाँ तैयार और स्वीकार किया गया था? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक प्रश्न है इतिहास से। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप कहाँ तैयार और स्वीकार किया गया था? तो बताइए कहाँ किया गया था? बुखारेस्ट सम्मेलन। तीसरे विश्व जनसंख्या सम्मेलन 19 से 30 अगस्त 1974 में बुखारेस्ट, रोमानिया में है, बुखारेस्ट में आयोजित किया गया था। इसमें 135 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य के राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप इसी बुखारेस्ट सम्मेलन में तैयार किया और स्वीकार किया गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध है। ठीक है, भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध किससे है? तो है सी है प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से। ठीक है, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से। समझ लेते हैं थोड़ा इसको। भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से है। यह प्रणाली राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन एवं शिशु दर आदि संकेतकों को विश्वसनीय वार्षिक अनुमानों को उपलब्ध कराने हेतु बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकी सर्वेक्षण करती है। क्या करती है कि ये जनसांख्यिकी सर्वेक्षण करती है। उसमें क्या करती है? यह जो है जन्म दर, मृत्यु दर, अन्य प्रजनन एवं शिशु मृत्यु दर आदि संकेतकों का विश्वसनीय वार्षिक अनुमानों को उपलब्ध कराने का बड़े पैमाने पर क्या करती है? जनसंख्या सर्वेक्षण करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे।
कौन सा राज्य अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा योगदान करता है? ठीक है, कौन सी राज्य अपनी कुल आबादी के, तो कौन करता बताइए, देखिए कौन सी राज्य जो है अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा योगदान करता है? तो कौन करता है? बिहार है, बी। देखिए अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा योगदान बिहार का है। बिहार की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2011 से 27.95% है। ये जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहे हैं प्रतिशत में, ठीक है, किसमें? प्रतिशत में। जो राज्यों में मेघालय के बाद दूसरा सर्वाधिक वृद्धि दर है। यह भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है जिसके क्षेत्रफल इतना किलोमीटर और है। आबादी के अनुसार यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन ये था कि कौन सा राज्य जो है अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि में प्रतिशतता की बात हो रही है, में सबसे ज़्यादा योगदान करता है? तो कौन करता है? वो बिहार करता है। प्रतिशत की बात हो रही है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत वृद्धि की बात हो रही है, भी ध्यान रखिएगा। भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया? ठीक है, किस वर्ष जो है बाल माने बालिकाओं का स्वास्थ्य उपागम, जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम को पहली बार अपनाया गया? तो है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। भारत में वर्ष 1995 में जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया, 1995 में। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर के सांख्यिकीय प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वुमेन की संकल्पना के प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए ध्यान रखिएगा, जब उच्च स्त्री मृत्यु दर जो है कई देशों में मतलब कि उनका स्त्रियों का बहुत ज़्यादा पाया गया, तो क्या किया गया? सांख्यिकी के संदर्भ में मिसिंग वुमेन, जो मिसिंग वुमेन की शब्द का संकल्पना कौन किए हैं? तो कौन किए हैं? अमर्त्य सेन किए हैं। इनको सब जानते हैं जो थोड़ा बहुत तैयारी करते हैं, ठीक है। अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है। उन्होंने अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्रियों की मृत्यु दर के सांख्यिकीय प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वुमेन की संकल्पना को प्रतिपादित किया है। मतलब अपने भारत देश में क्या हो रही है, महिलाओं की जनसंख्या क्या है, बहुत तेज़ी से मृत्यु दर है जनसंख्या का, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि मिसिंग वुमेन का संकल्पना प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार वैश्विक स्तर पर महिलाएं कई देशों में कम हो रही हैं, और उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर विश्व के कई देशों में भी महिलाओं की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका मृत्यु दर क्या है? अधिक है। आगे बढ़ते हैं। जीवन सारणी यानी कि लाइफ टेबल का निर्माण की मदद से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो आयु विशिष्ट मृत्यु दर से। किससे? आयु विशिष्ट मृत्यु दर की मदद से किया जाता है। देखिए जीवन सारणी का निर्माण आयु विशिष्ट मृत्यु दर की मदद से किया जाता है। जीवन सारणी अनिवार्य रूप से समय के साथ एक आबादी में जन्मों और मौतों की अनुसूची है। क्या देखिए जीवन सारणी क्या है? जीवन सारणी अनिवार्य रूप से समय के साथ एक आबादी में जन्मों और मृत्यु की अनुसूची है। एक समय की बात हो रही है, उसमें जो है जन्म और मृत्यु की सूची है, और इस तरह के आंकड़ों को समझने और जनसंख्या गतिशीलता को भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों को एक संख्या के इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए क्या करते हैं। जैसे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि जो है हमारी जनसंख्या जो है 30 तक 30 तक जो है 2030 तक 1 अरब 35 करोड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, पिछले आंकड़ों को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। पिछले आंकड़ों को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। उस पर जो है अपने गणित को भिड़ाते हैं, अपने प्रोबेबिलिटी को भिड़ाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ यार इस समय ये काम हो सकता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा कि 2023 में क्या करेगा, इंडिया जो है चाइना को पीछे छोड़ देगा। क्या किया है? उसने पिछले डाटा को देखा है कि इंडिया का रफ्तार क्या है बढ़ने का, जनसंख्या बढ़ने का, चाइना का रफ्तार क्या है जनसंख्या बढ़ने का, उससे मिलाया है। उसके बाद क्या कहा है कि इंडिया जो है पीछे छोड़ देगी चाइना को। तो इस तरह से यहाँ भी जो इस सारणी है उसका भी जो है डाटा को कलेक्ट करके संख्या का इस्तेमाल किया था। किस में? भविष्यवाणी में। ठीक है, कि भविष्य में क्या हो सकता है जनसंख्या के मानदंडों पे। ठीक है, ये लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जीवन सारणी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पे आते हैं। वह विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है। ध्यान रखिएगा, वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है, वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेरंटोलॉजी, क्या बोलते हैं? जेरंटोलॉजी। जेरंटोलॉजी वह विज्ञान है जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है। बूढ़े होने पर की प्रक्रिया, वृद्धावस्था तथा वयोवृद्धि की समस्याओं के अध्ययन करने वाला ज्ञान की शाखा क्या है? जरा विज्ञान, यानी कि वही जेरंटोलॉजी
जेरोंटोलॉजी है। मतलब क्या करता है कि यह जो है वृद्धावस्था तथा वयोवृद्धि की समस्या के अध्ययन करने वाली ज्ञान की शाखा है। ठीक है। पश्चिमी देशों में सन 1960 में वृद्धों की समस्याओं और उनके निदान का विशेष ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है। 1960 में वृद्धों की समस्याओं पर और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाने लगा। सभी बहनों से निवेदन है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। ठीक है। चलिए इतना कर सकते हैं, आपको लाल बटन दबाना है और कुछ नहीं करना। वीडियो को देखते रहिए, कई बार देखिए। क्यों? क्योंकि अभ्यास ही ऐसा चीज़ है जो आपको सफल बनाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे। जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ठीक है। तो क्या तात्पर्य है कि मृत्यु से जन्म की अधिकता। बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, स्वाभाविक वृद्धि। ठीक है। तो मृत्यु से जन्म की अधिकता होगी तो क्या होगी? जनसंख्या बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। जनसंख्या का स्वाभाविक वृद्धि से तात्पर्य बिना बहिष्पन आंतरिक प्रवसन को ध्यान में रखते हुए मृत्यु दर से, मतलब इनको जो है माने जो है बाहर जा रहे हैं लोग के अंदर आ रहे हैं, इसको अगर नहीं निगलेक्ट कर दिया जाए, इन चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया जाए तो क्या है कि अगर जन्म दर बहुत ज़्यादा है मृत्यु दर से, तो क्या होगा? जनसंख्या हमारी बढ़ जाएगी। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बने रहिए हमारे साथ। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।